हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वाई आर हेमीकॉर्डेट्स कंसीडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है बिकॉज दे शो कॉर्डेट लाइक फीचर्स सच एज फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड a dorsal tubular nerve cord along with non-chordate characters like absence of a true notochord and presence of an open circulatory system। हेमीकॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉर्डेट के जैसे फीचर्स भी शो करते हैं, जैसे कि आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी होता है इनमें, जो कॉर्डेट्स का फीचर है। और नॉन कॉर्डेट्स के फीचर्स जैसे कि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन है। तो ये आपका जवाब था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिनको जॉलस वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। जो आपका ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास है वो सब फाइला जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसका जो डिवीजन है अग्नाथा, उसका क्लास है। तो हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा की आज स्टडी करने वाले हैं। ये जॉलस वर्टिब्रेट्स होते हैं और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा आर प्रिमिटिव जॉलस वर्टिब्रेट्स दैट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही पुराने और जॉलस मतलब इनके पास जबड़ा नहीं होता है, दैट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स के एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शो करते हैं। द टर्म साइक्लोस्टोमेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, यानी कि इनका जो माउथ है वो सर्कुलर है, गोलाकार है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है साइक्लोस्टोमेटा। दे आर कॉमनली नोन एज जॉलस फिश एंड शो अ मिक्स ऑफ वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स। ये इनको जॉलस फिश कहा जाता है और ये वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट के कुछ मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जो कि विच मेक्स देम इवोल्यूशनरीली सिग्निफिकेंट, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे इनके कुछ फीचर्स की तरफ। इनके फीचर्स पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहला है हमारे पास इनका हैबिटाट एंड लाइफस्टाइल। इनका निवास स्थान कहाँ है और इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो ये होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स। आप जानते हैं पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटर सरफेस पे उससे चिपक के रहते हैं, सो दैट उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके थ्रू ब्लड। So they are ectoparasites. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. ये ectoparasites हैं लेकिन किस पे? फिशेस पे। कुछ फिशेस की स्पीशीज़ होती है जिनके ऊपर, जिनकी बॉडी के साथ ही चिपके हुए रहते हैं और उनसे ब्लड सक करते रहते हैं। मेराइन टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन। दे आर मेराइन, ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं, सी और ओशन में, बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। लेकिन एग लेइंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग आपके फ्रेश वाटर में जाते हैं। इस टाइप के नेचर को, इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं एनाड्रोमस नेचर। और कोई ऑर्गेनिज्म अगर फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर में रहता है और वो सी में आता है फॉर स्पॉनिंग, तो उसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस नेचर। तो इन टर्म्स को आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। एनाड्रोमस का मतलब होता है कि मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाना फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मीन्स एग लेइंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और कैटाड्रोमस का मतलब होता है कोई अगर फ्रेश वाटर में, यानी कि पॉन्ड में, रिवर में कोई फिश अगर रहती है, कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर रहता है और वो अगर स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अगर वो मेराइन वाटर में यानी कि ओशन और सी में जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैटाड्रोमस। पोस्ट स्पॉनिंग डेथ, यानी कि स्पॉनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है। कैसे होती है इसको हम थोड़ा समझते हैं। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग द एडल्ट साइक्लोस्टोम्स डाई, यानी कि एग लेइंग के कुछ दिनों के बाद जो आपका एडल्ट साइक्लोस्टोम है उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो आपके एडल्ट साइक्लोस्टोम्स हैं लाइक लैम्प्रेज एंड हैगफिश, ये स्पॉनिंग के बाद मर जाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है, द बॉडीज़ ऑफ साइक्लोस्टोम्स अंडरगो एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इनकी बॉडी में कुछ बहुत ही ज़्यादा
फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब बॉडीली चेंजेस देखने को मिलता है विच इंक्लूड्स द डीजनरेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। वाइल दे फोकस ऑल एनर्जी ऑन रिप्रोडक्शन, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी अपना कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की तरफ। विच लीड्स टू स्टारवेशन एंड ऑर्गन फेलियर एज दे हैव स्टॉप्ड ईटिंग एंड रिलाइड ऑन फैट रिजर्व्स। तो क्या होता है, इससे इनकी जो भूख के कारण और ऑर्गन फेलियर के कारण इनकी मौत हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्पॉनिंग के लिए ये लोग साइक्लोस्टोम्स जो हैं वो मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं। स्पॉनिंग के कुछ टाइम बाद इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये अपना सारा का सारा एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपके स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर किसी की बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़त्म हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म ही कम्प्लीटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो उनके ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जो उनके फिर लार्वा हैं वो वहाँ पे मतलब ग्रो करने के बाद वो वापस से आ जाते हैं आपके मेराइन वाटर में। तो यही आपका लार्वल मेटामॉर्फोसिस। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। इनके जो लार्वी हैं जो वो आपके मेटामॉर्फोसिस के बाद आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे, दैट इज़ मेराइन वाटर, सी और ओशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। हमने प्रीवियस वीडियो में भी जो अभी तक हमने इतने सारे वीडियोस देखे हैं उनमें भी हमने मेटामॉर्फोसिस को पहले भी डिस्कस किया है। एक बार हम यहाँ पे वापस से डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन एनिमल अंडरगोज अ ड्रामेटिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स जुवेनाइल फॉर्म into its adult stage। मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी एनिमल उसकी बॉडी में एक बहुत ही ड्रामेटिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, जो लार्वा है जब वो एडल्ट स्टेज में जाएगा तो उस दौरान उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन, बिहेवियर, इन सब चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। ये तो हम साइक्लोस्टोम्स की बात कर रहे हैं। आपने बटरफ्लाइज, फ्रॉग वगैरह में भी देखा होगा। बटरफ्लाइज में जैसे एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट फॉर्म आता है। वैसे ही फ्रॉग्स में भी एग, टेडपोल, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो उसी तरीके से इनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस होता कैसे है, इट इज़ ड्रिवन बाय हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के द्वारा इनकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके द्वारा ये मेटामॉर्फोलॉजिकली चेंज होते हैं। और जब लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये वापस से आपके आ जाते हैं कहाँ पे, मेराइन वाटर में, सी और ओशन में, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल मेराइन वाटर में ही कंप्लीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लार्वा अब आपका फ्रेश वाटर में रहा है तो वो फ्रेश वाटर में ही रहेगा। फ्रेश वाटर में अगर ज़्यादा टाइम भी रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनकी बॉडी अडेप्टेड है मेराइन वाटर के लिए। ज़्यादा टाइम अगर ये रहेंगे फ्रेश वाटर में तो इनका बॉडी में एक्सोस्मोसिस भी हो सकता है और भी बहुत से खतरे हैं। तो इसीलिए इनको मेराइन वाटर में जाना ही पड़ता है। नाउ वी विल सी देयर जनरल बॉडी फीचर्स। अब हम देखते हैं साइक्लोस्टोम्स के कुछ जनरल बॉडी फीचर्स। सबसे पहला है बॉडी शेप। इनके बॉडी का शेप कैसा होता है, सो दे हैव एन एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। ये इलोंगेटेड होते हैं, मीन्स लंबे लंबे होते हैं। ईल, जो ईल फिश है उसकी तरह इनकी बॉडी होती है, यानी कि रिबन की तरह आप समझ लीजिए, लंबी लंबी इनकी बॉडी होती है। सर्कुलर माउथ, इसी वजह इनका तो नाम ही है साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि इनका माउथ सर्कुलर है। सो दे पोजेस अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, हेंस द नेम साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोज मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। इनके पास एक सर्कुलर माउथ है जो कि आपके फिश की बॉडी से जब ये चिपक जाते हैं, अपने होस्ट की बॉडी से जब ये चिपक जाते हैं तो उनसे ये ब्लड को सक करते रहते हैं। तो इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जबड़ा नहीं है। तो ये तो इनका एक स्पेसिफिक फीचर है सर्कुलर माउथ। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास साइक्लोस्टोम्स में आपके जो मेंबर्स हैं उनके माउथ सकिंग एंड सर्कुलर होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। बात करें इनके स्किन की या और स्केल्स की, तो द बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इनके पास, इनकी बॉडी में स्केल्स मौजूद नहीं होते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ होती है। फिन्स, दे लैक पेयर्ड फिन्स, ओनली मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। इनके पास फिन्स हैं, पेयर्ड हैं, और उसमें भी कौन से फिन्स हैं, ओनली मीडियन फिन्स हैं। फिन्स क्या है, एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं।
स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा फिशेस के अंदर कुछ फिन्स होते हैं उनकी बॉडी में, आउटर अपेंडेजेस, डोर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन, पेक्टोरल फिन। तो फिन्स जो हैं इनकी बॉडी के लिए, इनके लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल किस लिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फॉर लोकोमोशन, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टीयरिंग एंड फॉर डिफेंस। तो इन सभी के लिए ये इनकी बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर हायर वर्टिब्रेट्स की तरह हाथ और पैर तो है नहीं। सो इनके जो फिन्स हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड पैडलर्स। ये पैडल की तरह काम करते हैं। ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इनको नेविगेट करने में, यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प करते हैं, ब्रेक लगाने में हेल्प करते हैं इनकी बॉडी में। तो वही इनकी बॉडी में कुछ फिन्स होते हैं, कॉर्डल, डॉर्सल और पेक्टोरल। बट यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी बॉडी में मौजूद है मीडियन फिन्स। मीडियन फिन्स जो हैं दे आर दी अनपेयर्ड फिन्स लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ अ फिश बॉडी। ये फिश की बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट होते हैं। मिड लाइन मतलब टॉप, बॉटम और टेल। जो इसकी मिड लाइन है, बॉडी का जो मिड पोर्शन है, टॉप, बॉटम और टेल, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो इनके पास फिन्स हैं, लेकिन फिन्स कैसे हैं? पेयर्ड नहीं है। और मीडियन फिन्स है मेनली इनकी बॉडी में। और ये जो आपके मीडियन फिन्स हैं दे आर द अनपेयर्ड फिन्स लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ अ फिश बॉडी। स्पेसिफिकली द डॉर्सल, एनल, कॉर्डल फिन्स ये सब होते हैं। ध्यान रखिएगा इनको। डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टीयरिंग, फॉर प्रोपल्शन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो आई होप आप लोग फिन्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास गिल स्लिट्स है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स हैं तो इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। वो भी कितने हैं? 6 से 15 पेयर्स हैं। और गिल स्लिट्स का मेन काम क्या है? रेस्पिरेशन। यहाँ से पानी गुजरता है बॉडी के अंदर बाहर, तो वो आपका O2 लेके जाता है इनकमिंग वाटर, आउटगोइंग वाटर जो है वो CO2 लेके आता है। अब हम बात करें इनकी बॉडी के कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स की। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इनके एंडोस्केलेटन की तरफ, वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद है। सो बोथ द क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनके पास क्रेनियम है, क्रेनियल बोन है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और वर्टिब्रल कॉलम है। दोनों ही कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेशन इन द बॉडी, दे हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, मीन्स इनके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं इनकी बॉडी में। और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ही एफिशिएंट होता है। इससे बॉडी में इसके सभी ऑर्गन्स को एफिशिएंटली और कम टाइम में ही ब्लड की सप्लाई मिल जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो टाइमली बॉडी के हर पार्ट्स को मिल जाते हैं। बात की जाए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो सिंस दे आर पैरासिटिक एंड लैक जॉज, दे डू नॉट हैव अ स्टमक, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज सिंपल। इनके ये होते हैं पैरासिटिक, इनके पास जबड़े भी नहीं हैं, तो इनके पास क्या है? स्टमक भी नहीं है। इसलिए इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अनडेवलप्ड होता है। अनडेवलप्ड का मतलब है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इनके पास माउथ और एनस है, जैसे हमने इन्वर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ा था, उनके पास तो माउथ और एनस भी नहीं थे बहुत से फाइलम में। इनके पास हैं, लेकिन ये भी आपके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इनको तो बना बनाया खाना अपने होस्ट से लेना होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। सो इनका एंडोस्केलेटन ध्यान रखिए, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। बात किया जाए इनमें रिप्रोडक्शन का, तो दे आर डायोशियस, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक ही बॉडी में नहीं होते हैं, तो ये डायोशियस हैं आपके। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये एक्वेटिक हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि लार्वल स्टेज मौजूद होगा, लार्वा मौजूद होगा। सो द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड एमोसीड्स लार्वा। इनके जो लार्वा हैं उनको कहा, उनका नाम क्या है? एमोसीड्स लार्वा। तो दे आर डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इस वजह से इनमें लार्वा मौजूद होगा। लार्वा कौन सा होता है? एमोसीड्स लार्वा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके हम कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो साइक्लोस्टोम्स आर पैरासिटिक।
साइक्लोस्टोम्स आपके पैरासिटिक होते हैं विच कॉजेज डैमेज टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिशेस। तो वो फिशेस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर पैरासिटाइज करते हैं, ये उनके ऊपर ही आश्रित हैं। तो ये उनकी बॉडी से चिपके हुए रहेंगे और धीरे धीरे करके जब किसी की बॉडी से चिपके हुए रहेंगे, उनकी बॉडी से ब्लड सक करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो जो फिश है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और उसकी डेथ भी हो जाएगी। हेंस दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल, इसीलिए इनको हार्मफुल माना जाता है। कोई भी पैरासाइट है आप लोग जानते हैं, कोई ऐसा एक्सेप्शन होगा जो बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज जितने भी पैरासाइट्स हैं दे ऑल आर हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो जो हैं जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म की बहुत ही ज़्यादा हानि कर देते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्षति कर देते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट जो है वो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये डायग्राम हम देख लेते हैं बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ जॉलेस वर्टिब्रेट यानी कि साइक्लोस्टोम है जिसका नाम है आपका पेट्रोमाइजन। यहाँ पे इसका सर्कुलर सकिंग माउथ है, ये वाला पोर्शन, ये इसके फेरिंजियल गिल्सलेट्स हैं, ये इसके मीडियन फिन्स हैं, आपके देख सकते हैं ये मीडियन फिन्स है, यानी कि इसकी बॉडी के मीडियन साइड में मिडिल जो इसका बॉडी का ये मीडियन पार्ट है ये वाला, ये यहीं पे मौजूद है। तो ये अनपेयर्ड है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो एक यहाँ पे भी होगा या इसके साथ एक और पेयर होगा कहीं पे, ऐसा नहीं है। तो ये सब अनपेयर्ड है। तो ये आपका पेट्रोमाइजन का एग्जाम्पल है। और इसकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड है, ईल लाइक बॉडी है, इलोंगेटेड है, लंबी है। तो अब हम इसको एक समरी टेबल के थ्रू समराइज़ करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। सबसे पहला फीचर है हमारा जॉज, इनमें जॉज एब्सेंट होता है इसीलिए अग्नाथा में आते हैं। माउथ कैसा है? सेक्टोरियल एंड सर्कुलर है, यानी कि सकिंग माउथ है, ये जिस भी फिश की बॉडी से अटैच होते हैं उससे ब्लड सक करते रहते हैं, और सर्कुलर माउथ है इनका। बॉडी सरफेस की बात करें तो स्मूथ है, स्केललेस है, इनकी बॉडी में स्केल नहीं है इस वजह से स्मूथ है और स्लाइमी है। स्केलेटन की बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, यानी कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है इनके बैकबोन और जो क्रेनियल बोन है वो बने हुए हैं कार्टिलेज के। गिल स्लेट्स इनके पास 6 से 15 पेयर्स होते हैं और हार्ट इनका होता है 2 चेम्बर्ड, 1 अपर ऑरिकल एंड 1 लोअर वेंट्रिकल। तो 2 चेम्बर्ड हो गए। इनके हम एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास 2 ही एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, हमें 2 एग्जांपल्स याद करने हैं। इसके अलावा तो ना आपके बोर्ड्स में ना आपके नीट में कोई एग्जांपल नहीं आता है। तो याद रखिए बच्चों, आप धीरे धीरे करते करते अपनी बुक के बायो के बुक के 11th 12th दोनों के आप लोग एग्जांपल्स याद करना शुरू कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हैं। कुछ सालों पहले तो ऐसा होता था कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी एग्जाम्पल्स आते थे, तो उन बच्चों को कितनी परेशानी होती थी। आप लोग के लिए फिर भी बहुत ही सहूलियत है। तो इसीलिए आप लोग जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं धीरे धीरे करके उनको याद करना, स्पेशली एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, इन सब में तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो आप लोग शुरू हो जाइए। क्लास साइक्लोस्टोम्स के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। नंबर 1 इज़ पेट्रोमाइजन, जिसका अभी हमने डायग्राम भी देखा था एनसीईआरटी में। इसका कॉमन नेम है लैम्प्रे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मिगजिन, इसका कॉमन नेम है हैगफिश। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, पेट्रोमाइजन एंड मिगफिश विद देयर कॉमन नेम। कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम आता है, हम याद करके चले गए साइंटिफिक नेम, तो फिर वहाँ पे तो हो जाएगी गड़बड़ी। तो बच्चों अब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? आपका फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा। तो अब कॉर्डेटा से आपका क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल कॉर्डेट्स एंड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉर्डेट्स के एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मौजूद होता ही है, लाइफ साइकिल में उनके कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, बट एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मौजूद होगा और उसको अलग बनाता है नॉन कॉर्डेट से। सो आई रिपीट, which structure is present at least during the embryonic stage in all chordates and distinguishes them from non-chordates। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वापस से हम चलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा की तरफ। ये आपके जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे। इनका जो माउथ है वो सर्कुलर सकिंग था। इनके पास नोटोकॉर्ड है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है।
ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं और इनका जो लार्वा है, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो इनका जो लार्वा है वो कैसा है, एमोसीड्स लार्वा उसका नाम है। सो बच्चों, जो क्लास आपका साइक्लोस्टोमेटा है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ट्रू वर्टिब्रेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बट एब्सेंस ऑफ जॉज। इनके पास नोटोकॉर्ड तो है लेकिन जॉ नहीं है, इस वजह से ये नॉन वर्टिब्रेट्स और ट्रू वर्टिब्रेट्स के बीच का एक ब्रिज है, एक कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ हम कॉर्डेट नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास साइक्लोस्टोमेटा का कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।